हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्य काल की, और मौर्य काल की जानकारी के स्रोतों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में हमने देखा अर्थशास्त्र की कल की क्लास में हमने बात की थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा जो हम लोग करने वाले हैं, वो करने वाले हैं मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र के बाद में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है मौर्य काल की जानकारी देने के लिए। इंडिका, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें इंडिका की, तो इंडिका के लेखक कौन थे? सब लोगों को पता है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में थे। भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत माने जाते हैं कौन? मेगास्थनीज। भारत में कब आए? 305 ईसा पूर्व में ये भारत में आए। और 305 ईसा पूर्व में क्यों आए, किस कारण से आए, वो सारी बातें हम करेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब। लेकिन केवल इतना ध्यान रखिएगा कि कब आए? 305 ईसा पूर्व में आए। किसके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए। अब यदि हम आगे इसके बारे में चर्चा करें तो इंडिका की जो मूल प्रति जो है, मूल जो कॉपी है, वो प्राप्त नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, वो अप्राप्य है। तो मेगास्थनीज की इंडिका का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। मेगास्थनीज की इंडिका का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। जब हम मौर्य काल पढ़ते हैं तो मौर्य काल में आप जैसे यूनानी इतिहासकारों के नाम देखते हो, जैसे आप प्लूटो के नाम देखता हो, है ना, प्लूटार का नाम देखते हो, जस्टिन का नाम देखते हो, अरियन का नाम देखते हो, अपियाकस का नाम देखते हो, इन समस्त लोगों ने एक बात कही है। क्या बात कही? वो हर एक लाइन में लिखते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मेगास्थनीज ने विवरण दिया कि जो है भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां निवास करती थी। तो ये सारी की सारी बातें, इन बातों का संकलन किया गया यूनानी इतिहासकारों के द्वारा। अब यूनानी इतिहासकार कौन कौन से? जैसे मैंने आपको कहा, अरियन की बात कर लो, जस्टिन की बात कर लो, प्लूटार की बात कर लो, स्ट्रैबो की बात कर लो, एपियानस की बात कर लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग, इन लोगों ने मेगास्थनीज की इंडिका का क्या किया? एक तरीके से संकलन किया। और संकलन करने के बाद में उन्होंने जानकारियां दी कि मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में ये बात कही, मूल रूप से ये अप्राप्य है, मूल रूप से ये क्या है? अप्राप्य है। तो मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में बहुत सारी भ्रामक बातें भी कही है भारतीय लोगों के बारे में। लेकिन एक बात, विशेष बात क्या, कि जहां हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा की थी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैंने आपको एक बात कही। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इंडिका की यदि हम बात करते हैं तो इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। अब वो किस रूप में मिलता है, डायरेक्ट नाम है या इनडायरेक्ट है, वो थोड़ी सी चर्चा बाद का विषय है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर नाम मिलता है एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस, जो कि इन यूनानी इतिहासकारों ने, जिन 5 यूनानी इतिहासकारों का मैंने आपके सामने नाम लिया, तो इन 5 यूनानी इतिहासकारों ने ये नाम लिखे हैं कि भारत का शासक एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस, ये वो। तो 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एक बात कही कि अरे यूनानियों, तुम जिस एंड्रोकोटस की बात करते हो, जिस एंड्रोकोटस की बात करते हो, वो वस्तुतः हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है भाई। वो हमारा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। यदि हम बात करें इंडिका के और विषयों की, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर वो संपूर्ण भारत को 7 जातियों में विभाजित बताता है। भारतीय समाज में वो कहता है कि केवल और केवल 7 ही जातियां हैं।
कितनी? 7 ही जातियां हैं। क्या ऐसा संभव था? जहां कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में 4 वर्णों का उल्लेख करता है। वर्ण व्यवस्था अलग थी, जाति व्यवस्था अलग थी। वर्ण का मतलब एक समूह, संपूर्ण समाज में 4 वर्ण, और जाति का मतलब उसने एक फिक्स कर दिया कि हाँ ये केवल यही जातियां थी, इसके अलावा कोई जाति यहाँ पर नहीं है। मेगस्थनीज अपने इंडिका में मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा जो नगर बताता है वो बताता है पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र को उसने एक बात कही है, वो क्या कहा है? पाटलिपुत्र ने उसको कहा कि पाटलिपुत्र का नाम उसने पोलीब्रोथा लिखा है। क्या लिखा है? पोलीब्रोथा लिखा है। एक विशेष बात अभी बता रहा हूं, लेकिन आगे जब हम मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा करेंगे तब हम लोग इसकी और बात करेंगे। क्या बात? कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इंडिका में मेगस्थनीज जो है वो नगर प्रशासन का उल्लेख करता है। और कौन से नगर का? वो मैंने अभी अभी बताया, मैंने आपको कहा कि उसने सबसे बड़ा जो नगर बताया वो सबसे बड़ा नगर किसको बताया? पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र को उसने पोलीब्रोथा कहा है। उसमें उसने कहा है कि पोलीब्रोथा का जो नगर का जो संचालन है वो 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। कौन कौन सी समितियां थी? जब नगर प्रशासन की बात करेंगे तब हम यहाँ पर उसको और डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। खैर, तो इंडिका, इसके लेखक मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन है? अजनबी कौन हो तुम, जब से तुमने देखा है। तो मेगस्थनीज कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। निकेटर का राजदूत था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत माना जाता है। भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजदूत माना जाता है। प्रथम विदेशी राजदूत माना जाता है। कब आया? तो याद रखिएगा कि 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, अगली हम बात करें तो याद रखिएगा कि इंडिका की मूल प्रति मतलब कॉपी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। तो इसका क्या किया गया है? संकलन किया गया है। इसका क्या किया गया है? संकलन किया गया। और याद रखिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना संकलन किस आधार पर किया गया। संकलन किस आधार पर किया गया? तो प्लूटार्क, स्ट्रेबो, जस्टिन, एरियन और एपियानस, ये 5 जो यूनानी इतिहासकार थे वो बात बात में एक बात बोलते थे। बात बात में एक बात बोलते थे। क्या बात बोलते थे? कि मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार, मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार, मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार। तो अरे भाई रुक भी जाओ कि मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार ये काम करो, पूरा का पूरा इंडिका ही वापस लिख देते हैं, संकलन कर देते हैं इसका। तो इंडिका जब खो गई, मूल कॉपी मिली नहीं इसकी, तो खोजने के लिए भारत में खोजी कौन होते हैं?
भारत में खोजी कौन होते हैं? श्वान, खोजी डॉग, यस और नो? कहीं से कुछ भी सुंघा दो, कहीं भी से भी कुछ भी खोज करके लेके आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि श्वान और क्या करना है, बेक वापस लेके आएगा, श्वान बेक। तो संकलन किसने किया? डॉक्टर श्वान बेक ने। कब किया? 1848 की जगह 1846 मिलता, की जगह 1848 मिलता, तो इस बात को भी ध्यान रखना। लेकिन इसका 1891 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी भाषा में इसका क्या किया गया? अनुवाद। मूलतः ये कौन सी भाषा में थी? यूनानी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? यूनानी भाषा में। 1891 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था म्रेकिंडल। क्या नाम था? म्रेकिंडल। इस म्रेकिंडल महोदय ने इसका क्या किया है, जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। जबकि इसको संकलन करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर स्वान बेक को। और स्वान बेक ने किस आधार पर किया? याद रखिएगा कि प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रेबो, एरियन और एपियाकस के जो विवरण दिए गए थे, उन विवरणों के आधार पर पूर्व का पूरा एक वापस इन्होंने क्या किया है? ग्रंथ तैयार किया है। ठीक है, तो संकलन 1848 में, 1848 ईस्वी में डॉक्टर स्वान बेक के द्वारा, डॉक्टर स्वान बेक के द्वारा और याद रखिएगा कि क्या याद रखेंगे महत्वपूर्ण बात की 1891 में अंग्रेजी भाषा में इसका क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। 1891 ईस्वी में मैकिंडल ने मैकिंडल महोदय ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, जानकारी क्या क्या देता है ये हमें? तो जानकारी मौर्यकालीन प्रशासन और प्रशासन में भी विशेष रूप से मैंने कहा कि नगर प्रशासन, याद रखना, केवल नगर प्रशासन का उल्लेख मेगास्थनीज ही करता है। अर्थव्यवस्था, समाज, ठीक है। अब प्रशासन में वो सारी चीजें जो है शामिल हो गई। ये कौन सी? भाई सेना भी प्रशासन का अंग है, नगर प्रशासन भी प्रशासन का अंग है, क्योंकि नगर प्रशासन की बात करता है, सैन्य प्रशासन की भी बात करता है, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है। वहां पर वो उल्लेख करता है कि 1/6 भाग, माफ कीजिएगा 1/4 भाग, कितना? 1/4 भाग जो था वो घर के रूप में था। वहीं अर्थशास्त्र में ठीक इसके विपरीत मिलता है। उसमें लिखा हुआ मिलता है कि भाग सिस्टम दे, छठा भाग। कौन सा भाग? छठा भाग जो है वो कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, आगे बात समझो। तो अर्थव्यवस्था, समाज इत्यादि के बारे में, इत्यादि के बारे में। अब ये क्या क्या बातें हैं वो तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन इतना अभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख करता है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को बताया। पाटलिपुत्र को बताया। और पाटलिपुत्र को उसने क्या कहा है? पोलीब्रोथा कहा है। पोलीब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र को उसने क्या कहा है? पोलीब्रोथा कहा है।
ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं तो उत्तरापथ का उल्लेख करता है, इसका उल्लेख करता है, उत्तरापथ का उल्लेख करता है। क्या उल्लेख करता है उत्तरापथ का, ध्यान से सुनिएगा। उत्तरापथ मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी राजमार्ग, सबसे बड़ा राजमार्ग था उत्तरापथ। इनको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। उत्तरापथ मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग माना जाता था, जो कि तक्षशिला से, तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में, तक्षशिला से मगध पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जाता था। और इसी उत्तरापथ को मध्यकालीन भारत में, इसी उत्तरापथ को मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी ने इसे नाम दिया सड़क ए आजम, या इसे क्या कहा जाता था, सड़क ए बादशाही। क्या कहा जाता था, सड़क ए बादशाही। आधुनिक भारत में फिर इसका नाम परिवर्तित हुआ, आधुनिक भारत में इसका फिर से नाम परिवर्तित हुआ। क्या नाम परिवर्तित हुआ, आधुनिक भारत में एक गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था ऑकलैंड। इनके शासनकाल का समय 1836-37 से लेकर के 1841-42 तक का शासनकाल माना जाता है। इस ऑकलैंड साहब ने इस ग्रांड ट्रंक रोड, माफ कीजिएगा, उत्तरापथ को डामरीकरण करवाया, या जिसे मध्यकालीन भारत में सड़क ए आजम या सड़क ए बादशाही कहा जाता था, उसका डामरीकरण करवाया और इसी का नाम रख दिया ग्रांड ट्रंक रोड। क्या नाम रख दिया, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी। तो सड़क तो एक थी, है ना। अब आपसे सीधा सीधा यदि प्रश्न आ जाए कि साहब ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया, तो हम तो दिमाग में हमारे तो एक ठोकी हुई है कील, क्या कि ऑकलैंड। नहीं बेटा, ध्यान रखना कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, भाई उस समय तो मिट्टी वगैरह से इस तरीके से बनी हुई थी, इतना कोई ज़्यादा संसाधन नहीं था। थोड़ा सा इसमें सड़क में भी परिवर्तन किया, बंगाल के सोनार गांव तक ये जाती थी। किसके समय, मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी के समय। तो पत्थरों से इसका थोड़ा सा मजबूत पक्का करवाने का कार्य शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। लेकिन इसी का डामरीकरण आधुनिक भारत में करवाया गया था, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल ऑकलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, गवर्नर जनरल ऑकलैंड के द्वारा इसका डामरीकरण करवा दिया गया और इसको नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, ग्रांड ट्रंक रोड। क्या नाम दिया, ग्रांड ट्रंक रोड। ये बात फिर हम आगे करेंगे जब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जब पढ़ेंगे, तब मैं आपको और बताऊंगा कि मौर्य काल के दौरान व्यापार के लिए और कौन कौन से 3 अन्य राजमार्ग थे। कुल टोटल 4 राजमार्गों की हम वहां पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। तो अभी ये केवल दिमाग में एक कच्चा खाका बना करके रखिएगा कि हाँ ये चीज है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसकी बात करते हैं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेटा याद रखिएगा कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इसी का भाग है। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम बोलते हैं, जो प्राचीन समय में, सबसे प्राचीन काल में उत्तरापथ, फिर शेरशाह सूरी के समय मध्यकालीन भारत में क्या सड़क ए आजम या सड़क ए बादशाही कहलाई, और फिर बाद में जाकर के जो है क्या नाम दे दिया गया था इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड। और वर्तमान में ये नेशनल हाईवे 1 और 2 का क्या है, ये हिस्सा है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि संपूर्ण भारतीय समाज में, संपूर्ण भारतीय समाज को संपूर्ण भारतीय समाज में 7 जातियों का उल्लेख किया है। 7 जातियों का उल्लेख किया है, जातियों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मोटी मोटी चीजें याद रखिएगा। भारत में दास प्रथा का उल्लेख करता है, भारत में दास प्रथा का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है,
दास प्रथा का उल्लेख करता है कि यहाँ पर दास है, जबकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार की दास व्यवस्था की बात ही नहीं करी है। माफ कीजिएगा, दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता, ठीक है ना, दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता, जबकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए। कितने? 9 प्रकार के दास बताए। वस्तुतः इस समय मौर्य काल में दासों की स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी थी। मौर्य काल में दासों की स्थितियां बहुत ज्यादा ही क्या थी? अच्छी थी। इसलिए हो सकता है कि मेगस्थनीज इस दास प्रथा को देख नहीं पाया। लेकिन यदि हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि ये कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। गलत बात है, ये तो थी, लेकिन हाँ उसका रूप अलग था। दास भी उस समय इतने समृद्ध हुआ करते थे कि उन्हें उसको आवाज नहीं हुआ कि यार ये दास है। प्रथा का उल्लेख वो यहाँ पर नहीं करता। ये विशेष विशेष बातें मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है, ठीक है। अकाल का उल्लेख नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा। किसका उल्लेख नहीं करता? अकाल का उल्लेख नहीं करता। वो कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, अकाल नहीं, भारत में अकाल नहीं पड़ते। क्या ऐसा संभव था कि अकाल नहीं पड़े? अरे भैया, अभी हम आगे जब पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करेंगे तो मैं आपको 2 ताम्रपत्र बताऊंगा, महास्थान और सहोगरा। महास्थान और सहोगरा, जहां से दास पर जो है, माफ कीजिएगा, अकाल का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन अकाल में निपटने की व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अकाल का उल्लेख किया है। जैन मुनि भद्रबाहु, और भद्रबाहु का जो ग्रंथ था कल्पसूत्र, इस कल्पसूत्र में मौर्य काल के दौरान, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के शासन काल के दौरान वस्तुतः विशेष रूप से 12 वर्ष के महाभयंकर अकाल का उल्लेख किया गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जहां पर सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, इस सुदर्शन झील का निर्माण ही मौर्य काल में अकाल के लिए, अकाल के समय जो है वहां के मौर्यकालीन जनता को पानी उपलब्ध करवाने के लिए करवाया गया, जिससे अशोक के समय नहरें निकाली गई थी। खैर वो बात की बात है, लेकिन भारत में अकाल पड़ते थे, ये बात सही है। लेकिन इस बावड़े को नहीं पता था कि भारत में अकाल नाम की भी कोई चीज होती है क्या। उसे सब चारों तरफ से धन धान्य से परिपूर्ण ही दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात ये क्या कहता है कि मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज के अनुसार, ये तो इतनी लंबी फेंकी कि समझ नहीं सकते हम लोग। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। ये लो साहब, भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं, लिखने का ज्ञान नहीं था। लो साहब, वो कहता था कि भारतीय लोग लिखना ही नहीं जानते, भारतीय लोग लिखना ही नहीं जानते। अरे कैसे नहीं जानते भाई? हमारे वेद क्या उसके मेगस्थनीज के ताऊजी ने लिखे क्या? कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा, वो किसने? वो भारतीय नहीं था क्या? उससे पूर्व कई चीजें, सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम धोलावीरा की चर्चा करते हैं तो धोलावीरा से पूरा का पूरा एक 16-17 अक्षर का एक पूरा का पूरा सूचना पट मिला है। सेंधव लिपि, क्या वो भारतीय लोग नहीं थे? तो भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान था, लेकिन उसने तो फेंक दी, है ना। ये भ्रामक बातें, मेगस्थनीज ने ये बातें झूठी, उसके मन में आया तो उसने लिख दिया। अब उसने संपूर्ण भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है ना। अब कैसे क्या किया वो आगे हम बात करेंगे, है ना। मैं आपको ये कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब वो घूमने के लिए जाता तो क्या क्या दृश्य, किस प्रकार से वो दृश्य, वो सारे दृश्य उत्पन्न करने वाला हूँ। लेकिन अभी थोड़ी सी हम केवल बेसिक सी जानकारी ले रहे हैं हम मेगस्थनीज की इंडिका की। किसकी? मेगस्थनीज की इंडिका की। हो गई बात क्लियर? चलिए अगला जो जानकारी का स्रोत है वो बात कर लेते हैं, कल्याण की राज तरंगिणी, या सीधे सीधे मैं लिख दूं राज तरंगिणी, राज तरंगिणी।
याद रखिएगा। यदि हम बात करें राजतरंगिणी की तो बेटा ध्यान देना, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो कल्हण की राजतरंगिणी। ऐतिहासिक का मतलब क्या है? जिसमें पहली बार इतिहास को सुव्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया गया था। वो भारत का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी है। और किसने लिखा? कल्हण ने। किसने लिखा? कल्हण ने। कहां का इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास मिलता है इसमें। कहां का इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। तो हम मौर्य काल में क्यों पढ़ रहे हैं भाई? तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे एक श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। ये उल्लेख कहां पर मिलता है? कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है। फिर दूसरा, आगे हम चर्चा करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साहब इसी कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का प्रथम जो शासक था वो जालोक था, मौर्य शासक हुआ। तो मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें कल्हण की राजतरंगिणी से भी मिलती है। महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। इसके लेखक कौन है? कल्हण। याद रखिएगा बेटा कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। और क्या बात याद रखेंगे कि अशोक द्वारा झेलम नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। श्रीनगर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्लियर? आगे देखिएगा। तो ये विशेष बातें ही हम बात कर रहे हैं जानकारी के स्रोतों में। अगला जो जानकारी का स्रोत हम बात करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। किस रूप में महत्वपूर्ण है? हमने हालांकि इसकी थोड़ी सी चर्चा करी थी। कब करी थी? जब मैंने आपको नंद पढ़ाया, घनानंद पढ़ाया। मैंने कहा कि नंदों के अत्याचारों का आक्रमण विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। और मुद्रा राक्षस वस्तुतः गुप्त काल में लिखी गई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मुद्रा राक्षस कौन से काल में लिखी गई थी? गुप्त काल में लिखी गई। जानकारी हमें किसके बारे में दे रहा है? नंदों के बारे में और मौर्य के बारे में। और मुद्रा राक्षस के ऊपर टीका मैंने आपको कहा कि ढूंढ ढूंढ करके लिखा गया, ढूंढ ढूंढ करके लिखा, इसलिए क्या? ढूंढी राज। मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा? यहां से प्रश्न बनने की संभावना आपसे पूछा, लेखक पूछ लेंगे, ठीक है ना? तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, या आपसे टीकाकार पूछ लेंगे। ठीक है, कुछ थोड़ी सी बातें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, जानबूझ करके बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा राक्षस वस्तुतः जानकारी हमें किसके बारे में देता है? गुप्त की देता है, मौर्य की देता है, और नंदों के बारे में हमें जानकारी देता है।
मुद्रा राक्षस की यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसमें उल्लेख क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को इसको इसमें वृषल कहा गया है। वृषल क्या है? वृषल का मतलब बेल के समान ताकतवर एक तो, और दूसरा वृषल का दूसरा अर्थ निकाला गया कि निम्न कुल में उत्पन्न। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, मैंने आपको बताया कि मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि नंदों को तो क्षत्रिय बताता है, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताता है। वृषल का है मतलब निम्न कुल में उत्पन्न। तो फिर इसका बचाव करते हुए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बात लिखी। क्या बात लिखी बेटा? उन्होंने कहा, अरे भाई बात सुनो कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल में उत्पन्न नहीं था, क्योंकि यूनानी इतिहासकारों ने भी तो सेंड्रोकोटस जो नाम लिए ना, उसका मतलब यही है कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति। तो हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बात कही कि माफ कीजिएगा, चाणक्य ने एक बात कही कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वस्तुतः वो विषम निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ था, न कि निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। आगे बात समझ। भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है, नायिका विहीन नाटक है ये, नायिका विहीन नाटक है। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद भारत के महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बारे में जो विवाह हुआ था उसके बारे में भी ये हमें जानकारी देता है। कौन? मुद्रा राक्षस। तो देखिएगा, लेखक विशाखदत्त, ठीक है। टीकाकार, टीका का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखिएगा कि विस्तार करना, टीकाकार। तो ढोंडीराज 10वीं शताब्दी में इसके ऊपर क्या लिखा गया था? टीका लिखा गया था। जानकारी क्या क्या देता है ये? तो नंद वंश के बारे में जानकारी देता है, मौर्यों के बारे में जानकारी देता है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये गुप्त काल के बारे में भी जानकारी देता है, क्योंकि वस्तुतः लिखा तो गुप्त काल में गया था। ध्यान दीजिएगा कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, वृषल कहा गया है। और वृषल का मतलब क्या है? निम्न कुल में उत्पन्न, निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है, भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। और याद रखिएगा कि मूल रूप में ये नायिका विहीन नाटक है। यह है एक नायिका विहीन नाटक है। नायिका विहीन क्या है? नाटक है। जानकारी किसके बारे में देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, नंदों के साथ जो मौर्यों का संघर्ष हुआ उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, साथ ही साथ हेलेना और जो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देता है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात, परिषद सभा का उल्लेख करता है। वो किसका? परिषद सभा का उल्लेख करता है। कौन करता है बेटा? विशाखदत्त करता है। कौन करता है? विशाखदत्त करता है। फिर बाद में इसका विस्तारण किया गया, किसके द्वारा? ढूंढीराज के द्वारा। तो उसने और भी चीजें उसमें ऐड कर दी।
ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। एक लास्ट बात इसकी नोट, कि इस ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद, हिंदी भाषा में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ये हमने महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात कर ली, जहां से प्रश्न आपका अंदर से बन सकता है। मैंने वो ग्रंथ लिखवा दिए। अब सीधे सीधे आपसे और पूछा जा सकता है कि निम्न में से मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत। देखो प्रश्न क्या बनेगा, इनसे तो अंदर का प्रश्न बन सकता है, भाई भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना करी, उल्लेख कहां पर मिलता है? अर्थशास्त्र से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, मुद्रा राक्षस से आपका सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। तो थोड़ी सी हमने इनको डिटेल के साथ में पढ़ा। अब और आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? बेसिक क्या प्रश्न बनता है आपका? साधारण सा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से किस ग्रंथ में हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अभी आप फर्स्ट ग्रेड वाला जो पेपर देखेंगे, पिछला जो अभी बीकानेर शिक्षा विभाग के द्वारा, संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो करवाया गया था, उसमें एक प्रश्न आया था संगम युग से, और संगम युग में कि इसके बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपका बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है बेटा? याद रखिएगा कि प्रश्न ये बन सकता है कि मौर्यकालीन जानकारी के बारे में हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी किन किन ग्रंथों से मिलती है। तो इस स्थिति में याद रखिएगा हम और कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें। जैसे हम बौद्ध ग्रंथों की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, महाबोधि वंश हो गया और दिव्यावदान हो गया। दीपवंश और महावंश ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि आगे जब हम अशोक की बात करेंगे तब इसको हम और ज्यादा और विशेष बात करेंगे। मैं आपको कहूंगा कि दीपवंश और महावंश, वहां पर एक दीपवंश महावंश शब्द प्रयोग नहीं करके मैं आपको सीधे सीधे कहूंगा सिंहली अनुश्रुति। शब्द क्या लूंगा बेटा? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने शासक बनने से पूर्व 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार संघर्ष में अपने 99 भाइयों की हत्या की और फिर शासक बना। तो सिंहली अनुश्रुतियां किसको कहा गया? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो सिंहली अनुश्रुतियों का मतलब, एक तो सिंहली द्वीप कहा जाता था श्रीलंका को, प्राचीन काल में सिंहली द्वीप को किसको कहा जाता था? तो श्रीलंका को। और वहां की जो अनुश्रुतियां मतलब किंवदंतियां, लोग दंती जो होती है, लोगों ने, जैसे मैंने आप कोई बात कह दी, अरे वहां पे वैसा हुआ था क्या, आपने कोई बात किया, ओहो देख, आगे बात क्लियर है। तो फिर उस आधार पर 2 ग्रंथों की रचना की गई, दीपवंश और महावंश। इन दोनों को संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है बेटा? ध्यान से सुनना, सिंहली अनुश्रुतियां कहा जाता है। सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश, ये दोनों ग्रंथ अनुश्रुतियों के ऊपर आधारित है, वस्तुतः बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथों में याद रखिएगा कौन कौन से? दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश और दिव्यावदान। ये भी हमें दिव्यावदान, अशोक के बारे में जब हम बात करेंगे, धम्म की बात करेंगे, तब मैं आपको चर्चा करूंगा कि दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक एक व्यक्ति ने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। ठीक है, तो बहुत सारी चर्चाएं, हम निग्रोध का भी बात करेंगे, निग्रोध ने भी दीक्षित किया। फिर हम बात करेंगे मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में करके पूर्णतः बोध हो गया। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो याद रखिएगा कि अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ
महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं जो हमें और जानकारियां देते हैं मौर्य काल के बारे में? तो देखो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के मैं कुछ ग्रंथ लिख रहा हूं, बौद्ध ग्रंथ। तो याद रखिएगा कौन कौन से बेटा, दीपवंश महावंश, दीपवंश, फिर क्या है, महावंश, क्या है, महावंश। इन दोनों को संयुक्त रूप से सिंहली अनुश्रुति कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है इनको? सिंहली अनुश्रुति कहा जाता है, सिंहली अनुश्रुति कहा जाता है। याद रखिएगा कि सिंहली द्वीप किसको कहा जाता था? सिंहली द्वीप, और सिंहली द्वीप बेटा श्रीलंका को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? श्रीलंका को कहा जाता था। प्राचीन काल में सिंहली द्वीप किसको कहा जाता था? तो श्रीलंका को कहा जाता था। यह भी आपका प्रश्न बनता है। तो दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश और दिव्यावदान। महाबोधिवंश, महाबोधिवंश और एक ग्रंथ आपका कौन सा? दिव्यावदान, दिव्यावदान। ये चार प्रमुख ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य काल के बारे में कोई ना कोई जानकारी देते हैं। फिर यदि हम बात करें जैन ग्रंथों की, तो जैन ग्रंथों की मैं वैसे तो चर्चा कर चुका था जब मैंने आपको कहा, मैंने कहा अकाल की बात कही, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैन ग्रंथों में एक तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, और ये आरएस में प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया कि परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन जिसके लेखक कौन है? हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। अब यहाँ से आपके लेखक वाले प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं कि कौन से ग्रंथ का लेखक कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा जैन ग्रंथों में दो ग्रंथ विशेष रूप से याद रखने, कौन कौन से बेटा? याद रखिएगा, एक तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र और दूसरा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। तो जैन ग्रंथों की बात कर लेते हैं। इधर मैं लिख रहा हूं कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु ने। किसने लिखा? भद्रबाहु ने। इधर मैं लिख रहा हूं परिशिष्ट पर्वन, किसने लिखा? हेमचंद्र ने। तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से, देखो दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, दिव्यावदान। कल्पसूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा? हेमचंद्र ने। किसने लिखा? हेमचंद्र। अब हम थोड़ी सी बात कर लें ब्राह्मण ग्रंथों की जो हमें जानकारी देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ
कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है जो हमें मौर्य काल के बारे में विशेष रूप से जानकारी देते हैं? तो बेटा ध्यान रखिएगा, क्षेमेंद्र सबसे पहले नाम आता है। क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर, पतंजलि का महाभाष्य। ये विशेष 3 ग्रंथ याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, ये सीधा सीधा डायरेक्ट प्रश्न है आपके, है ना, कि ग्रंथ का नाम दे दिया जाएगा और उसका लेखक पूछते हैं, ये सीधा प्रश्न आपका आता है। वृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र है। कथा सरित सागर के कौन है? कथा कौन सुनाते थे? सोमदेव सुनाते थे। कौन? सोमदेव, इसलिए कथा सरित सागर। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, ये प्रमुख ग्रंथ बनते हैं, तो याद रखिएगा। वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी, कथा मंजरी किसने लिखा? क्षेमेंद्र ने। फिर कथा सरित सागर, कथा सरित सागर किसने लिखा? सोमदेव ने। और फिर हम बात करें तो महाभाष्य लिखा गया किसके द्वारा? पतंजलि महोदय के द्वारा। पतंजलि, पतंजलि। विष्णु पुराण भी हमें थोड़ी सी जानकारी देता है। विष्णु पुराण, है ना, विष्णु पुराण भी जो है हमें क्या देता है? इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है जो मौर्य काल के बारे में जानकारी देता। देखो, वृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, पतंजलि पतंजलि का महाभाष्य और विष्णु पुराण, ये विशेष रूप में ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य काल के बारे में बेटा क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना? ये बात, चलिए, ये हमने बात कर ली, सारी बातें कर ली है, साहित्यिक स्रोत जो कि हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, जानबूझ करके पढ़ाया कुछ ग्रंथ, ठीक है, जहाँ से हो सकता है कि आपका प्रश्न बन जाए। तो मेरा मानना ऐसा है कि उन चीज़ों को, समस्त चीज़ों को थोड़ा सा हम कवर करते हुए चलें। परीक्षा में जब हम बैठे हैं तो हमारी कोई चीज़ बाहर नहीं रहनी चाहिए। भाई आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा डीप कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। पुरातात्विक साक्ष्य, पहली बात कि पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या है? जो पुरातत्व हो, भाई चाहे मुझे कोई खुदाई से कोई भी चीज मिल गई है, चाहे कोई मृद भांड मिल गया है, चाहे कोई अभिलेख मिल गया है, चाहे कोई शिलालेख मिल गया है ना, चाहे कोई स्तंभ लेख मिला है, तो ये सारी की सारी चीजें ये पुरातात्विक है। कोई सिक्का मिल गया, कोई मोहर मिल गई, कोई मृण मूर्ति मिल गई, राजप्रासाद आए, आगे हम बात करेंगे मौर्यकालीन राजप्रासादों की। तो ये सारी की सारी जो खुदाई के दौरान हमें जो चीजें मिली है, या सामान्य वृत्ति में भी यदि कोई चीज मिलती है, पुरातात्विक होता है। क्या होता है? पुरातात्विक। मोहर मिल गई, कोई सिक्का मिल गया, कोई मृद भांड मिल गया, कोई मृण मूर्ति मिल गई, कोई अभिलेख मिल गया,
तो ये सारी की सारी चीजें बेटा क्या है, याद रखिए, ये पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत लिख दूं मैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं जो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं? तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में हम बात करेंगे अभिलेखों की। किसकी बात करेंगे? अभिलेखों की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से आपका प्रश्न बनता है, देखिए ध्यान रखिएगा कि अभिलेख, यहां से आपका प्रश्न बहुत आते हैं। यहां से चलिएगा, अभिलेख क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। एक काम करो, क्या काम करना है, जल्दी से पेन कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो। मैं लिखवा रहा हूं, मैं बोलूंगा केवल, ठीक है ना। अब आप लोगों को लिखना है, जल्दी करो जल्दी करो, चलो 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 जल्दी करो। अच्छा, अच्छे बच्चे हो ना। मैं लिखते लिखते भाई मैं थक गया हूं, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको लिखवाऊं। कितने अच्छे हो भाई। चलिए, उठा लिया पेन कॉपी, लिख लिया, ले लिया, लिखिए, हेडिंग लगाइएगा, मौर्यकालीन जानकारी के पुरातात्विक स्रोत। हेडिंग लगाइएगा, मौर्यकालीन जानकारी के पुरातात्विक स्रोत। लिख लिया, शाबाश, बंद कर दो। आपने लिखा, इधर मैंने लिखा, पड़ोस में किसी ने लिखा, पड़ोसन ने लिखा, किसी भाई ने लिखा, किसी बहन ने लिखा, ताऊ ने लिखा, चाचा ने लिखा, किसी के बारे में चीजें लिखी। तो ये जितनी भी जो भी चीजें ना, ये सारी की सारी चीज क्या है? अभिलेख है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये समस्त चीजें क्या है? ये अभिलेख है। केवल और केवल एक ही शर्त है इसके लिए। क्या शर्त है? कि सतह कठोर होनी चाहिए। अभिलेख के लिए एकमात्र टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, क्या? कि कठोर सतह होनी चाहिए। सतह कैसी होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए। तो किसी भी कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण लेख आपका क्या कहलाता है बेटा? अभिलेख कहलाता है। पहली बात ये याद रखना, किसी भी कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है? आपका अभिलेख कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है। समझ में आ गया ना मैंने आपको लिखवाने के लिए क्यों कहा? भाई आप चलो पन्ने पर लिख रहे थे, है ना, तो ये आपका ग्रंथ के रूप में हो गया। लेकिन इसको यदि आप किसी कठोर सतह के ऊपर लिख दो, किसी स्तंभ के ऊपर लिख दो, है ना, किसी मुद्रा के ऊपर लिख दो, किसी शिला के ऊपर लिख दो, किसी मृद भांड के ऊपर लिख दो, तो वो चीज किसी प्रशस्ति आपने लिख दी। प्रशस्ति का मतलब जहां पर किसी ना किसी राजवंश विशेष या राजा विशेष की आपने क्या कर दी? प्रशंसा कर दी। वो क्या है? प्रशस्ति में क्या होती है? प्रशंसा होती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? आपके अभिलेख है। समझ में आ गया अभिलेख क्या चीज होता है? ठीक है, तो याद रखना कि किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है? आपका अभिलेख कहलाता है। पहली बात तो यह कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है? आपका अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। आ गई बात समझ में? अब अभिलेखों की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अभिलेख में क्या क्या चीजें हैं। अभिलेख में क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को हम अभिलेखों की श्रेणी में मान सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, एक बात बताओ मुझे, शिलालेख और अभिलेख में कोई फर्क है क्या? अब आपके सामने परिभाषा आ गई, कठोर सतह कैसी होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए। बस वो चीज क्या हो गया? आपका अभिलेख हो गया। चाहे किसी शिला पे लिख दिया, चाहे किसी स्तंभ पे लिख दिया, किसी पत्थर पे लिख दिया, किसी मूर्ति पे लिख दिया, किसी मृद भांड पे लिख दिया, किसी भी पाषाण खंड के ऊपर लिख दिया, तो वो सारी की सारी चीज क्या है? अभिलेख है बस। अब हमारे दिमाग में कई बार जिनको बेसिक्स में, इसीलिए थोड़ा सा ये कोशिश ये करता हूं कि थोड़ा बेसिक से पढ़ाया जाए। लोगों को पता ही नहीं अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है। अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है? ठीक है, तो ध्यान रखना कि शिलालेख बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर लिखे गए, है ना, इसलिए शिलालेख कहलाए बेटा। स्तंभ छोटे स्तंभों के ऊपर लिखे गए, इसलिए स्तंभ लेख कहलाए। हम बात करेंगे गुहाभिलेख की, गुफाओं के ऊपर लिखवाए गए, इसलिए गुहाभिलेख। हम बात कर लेते हैं ताम्रपत्राभिलेख की,
किसकी? ताम्रपत्र अभिलेख की। तो तांबे के पत्रों के ऊपर हम बात कर लेते हैं मुद्रा अभिलेख की, तो मुद्राओं के ऊपर लिख दिए इसलिए मुद्रा अभिलेख कहलाए। ये अभिलेख के प्रकार है। मृद भांडा अभिलेख भी हो जाएगा, मृद भांड के ऊपर लिख दिया किसी ने, ठीक है ना, किसी ने क्या कर दिया, मृद भांड के ऊपर लिख दिया, तो वो क्या हो गया आपका? मृद भांडा अभिलेख हो गया। समझ रहे हो ना आप? तो इस प्रकार से बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि सतह कठोर होनी चाहिए। यदि हम बात करते हैं मौर्यकालीन अभिलेखों की, तो मौर्य काल में 3 अभिलेख विशेष रूप से विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। कौन कौन सी बेटा? हम बात करेंगे शिलालेखों की, हम बात करेंगे स्तंभ लेखों की, और हम बात करेंगे गुहाभिलेखों की, और थोड़ी सी हम बात करेंगे मुद्राभिलेख की, क्योंकि मुद्राभिलेख में भी मौर्य काल में पहली बार पंचमार्क या आहत के सिक्के आए। पंचमार्क या आहत के सिक्के, क्या था पंचमार्क आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। मैं फोटो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना, तस्वीर भी दिखाऊंगा, तस्वीर बनाऊंगा भी। अभी मैं क्लास देख रहा था तो किसी भाई ने कहा, किसी भाई ने जवाब दिया कि गुरुजी को ड्राइंग में होना चाहिए। बंद कर देता हूं बेटा। मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि चित्र बना करके चीज़ों को समझा दिया जाए तो वो दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है। वो उनका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा तेज होता है। आपने जीवन में देखा होगा कि जो चीज आप देख लेते हो ना, उसको आप भूलते नहीं हो। रटंत विद्या फलंत नाही, देखी हुई चीज आप भूलते नहीं हो सकता है मेरा नाम आप में से कई लोगों को पता ही नहीं हो। आप लोगों को हो सकता है कि मेरा नाम नहीं पता हो, लेकिन आपने मेरा फेस देख रखा। मैं कहीं पर भी रास्ते में, यदि आपको कहीं गांव में, आपके गांव में आ गया या फिर जोधपुर में यहीं कहीं आपको मैं मिल गया, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा यार ये तो वो सर है हिस्ट्री वाले। और हो सकता है कि मैं आपको नाम बता दूं, 5 साल बाद में आप मेरा नाम भूल जाओ, लेकिन आपको जैसे ही मेरी तस्वीर देखोगे, मेरा फेस देखोगे, तुरंत दिमाग में आपके एक बात क्लिक हो जाएगी, यार ये वो हिस्ट्री वाले सर है। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि इनका नाम सुखदेव मैया था क्या। तो होता यही होता। अच्छा, हम मूवी देखते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें याद हो जाती है ना तुरंत प्रभाव से, क्योंकि हमने उसकी छवि देख ली होती। इवन गाने के बोल तक याद हो जाते हैं। वो हीरोइन जब आपस में, है ना, सारे दृश्य आप लोगों को याद हो जाते हैं। और वही स्थितियां विपरीत हो जाती है जब आप किताब लेकर के बैठते हो। उबासियां ले हो या तो है, या फिर याद नहीं हो रहा, है ना। तो मेरा प्रयास आप लोगों के लिए ये रहता है कि आपको चीजें थोड़ी सी ड्राइंग के माध्यम से कैसे भी आपके दिमाग के ऊपर छवि बननी चाहिए। आगे बात समझ क्लियर है? अच्छा, परसों मैं फिर अब थोड़ी सी मैं बात चर्चा कर ही लेता हूँ आप लोगों की। मैं लगातार, अच्छा, मेरा प्रयास ये रहता है कि जो है आपका कोई डाउट नहीं छोड़ा जाए। किसी भाई ने पूछा था, नंद वंश जब था तो शशिगुप्त के बारे में पूछा था बेटा। एक तो प्रश्न पूछा था, शशिगुप्त कौन था बेटा? शशिगुप्त भी जो था वो सिकंदर का सहयोगी था। आम्बी के साथ में वो भी शशिगुप्त भी सहयोगी के रूप में था, ठीक है। आम्बी को प्रथम देशद्रोही कहा जाता था। एक किसी बालक ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी आम्बी जो था, आम्बी ने अपने पिता की हत्या की थी। बेटा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ना। आम्बी ने पिता की हत्या की, इसके बारे में कोई भी प्रामाणिक तथ्य मिलता नहीं। मैंने तो नहीं पढ़ा है भाई मेरे, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि गुरुजी, मतलब समझ में नहीं आती कई बार चीजें कि बहुत धीरे, बहुत स्लो, बहुत फास्ट, थोड़ा सा तेज पढ़ा दिया गुरुजी, बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया। थोड़ी चीजें ज्यादा समझा दी तो गुरुजी बहुत ज्यादा धीरे, जो है धीरे पढ़ा दी। बेटा आप लोगों के लिए है ये चीज, तो आप इन चीज़ों को समझने का प्रयत्न करें। मुझे तो सारी चीज़ें आती है, सारी तो मुझे खैर कुछ नहीं आता मुझे तो, है ना, लेकिन मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। मेरा हमेशा दिमाग में ये रहता है कि मेरा जो सामने मेरा भाई बैठ करके देख रहा है, मेरी जो प्यारी बहिना बैठ करके देख रही है, उसके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को कैसे डाल दिया जाए, मेरा ये प्रयास रहता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं किस प्रकार से, किस रूप में सरल करके मैं उनको समझाऊँ। मेरा परिवार हो आप लोग,
है ना। और मुझे आपसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा मुझे आपकी चिंता रहती है कि मेरे प्यारे भाई बहन सफल हो जाएं बस, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि थोड़ा कुछ डिफरेंट तरीके से आपको इतिहास पढ़ाया जाए, है ना। तो ये मैं प्रयास करता हूँ। खैर, तो ध्यान देना कि अभिलेखों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अभिलेख में हम क्या क्या चीज़ें हो सकती है हमारी, देखो शिलालेख हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं हमारे, शिलालेख हो सकते हैं। क्या हो सकता है बेटा, स्तंभ लेख हो सकता है, स्तंभ लेख हो सकता है, ठीक है। गुहा भी लेख हो सकता है, क्या हो सकता है, गुहा भी लेख हो सकता है। मौर्य काल में तो हम ये तीन ही पढ़ेंगे वस्तुतः। फिर मुद्राओं के ऊपर लिख दिया तो मुद्रा भी लेख, मुद्रा भी लेख, ठीक है। फिर क्या है, ताम्र पत्रालेख, ताम्र पत्राभिलेख, पत्राभिलेख। मृद भांड पे लिख दिया तो मृद भांडाभिलेख हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आपके क्या है, अभिलेख है। आगे वाली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि अभिलेखों की खोज, सबसे पहले अशोक के अभिलेख किसने खोजे, किसने पढ़े, कब खोजे, क्या पढ़े, इनकी लिपि क्या हुआ करती थी, कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन कौन से स्थान, ये सारी चर्चा हम लोग हमारी अगली कक्षा में करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।